जोसेफ राय मैथेनी ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इस नाम के पीछे छिपा है एक ऐसा दरिंदा जिसने 90 के दशक में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जोसेफ एक ऐसा सीरियल किलर था जिस इंसानों को मारने से ज़्यादा उनकी लाशों के साथ खेलने में मजा आता था। ये वो वक्त था जब अमेरिका की बाल्टीमोर शहर की रातें अक्सर शांत हुआ करती थी, गलियाँ सुनी होती थी और लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोते थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनकी इन्हीं खामोश गलियों में एक काला साया घूम रहा है जो बस अपने अगले शिकार की तलाश में है। और फिर एक रात ऐसा तूफान आया जिसने पूरे शहर की नींदें उड़ा दी। वो तूफान और कोई नहीं बल्कि जोसेफ राय मैथेनी था, एक ऐसा नाम जिसने रातों रात कई जाने ले ली और किसी को भला तक नहीं लगने दी। वो किसी को पकड़ता, बेरहमी से मारता और फिर उसकी लाश को कहीं पे ले जाकर दफना देता। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वो महीनों बाद फिर से उसी जगह पर लौटता। जब लाश पूरी तरह से सड़ चुकी होती तब उसे फिर से बाहर निकालता और फिर उसमें से एक चीज़ अपने साथ ले जाता। वो चीज़ थी उस कंकाल की खोपड़ी। उसे सिर्फ मारने में मज़ा नहीं आता था, उसे इंतजार करना, लाश को सड़ते हुए देखना और फिर उसमें से खोपड़ी निकालना बहुत ज़्यादा पसंद था। और यही उसका लोगों को मारने का सिग्नेचर स्टाइल था। जोसेफ खोपड़ी को एक बॉक्स में रखता था और बाकी बची हुई हड्डियों को किसी कूड़ेदान में फेंक आता था, क्योंकि उसके लिए ये सब करना किसी अजीब से नशे जैसा था। जोसेफ ये सब चीज़ें क्यों करता था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से जोसेफ इस हद तक निर्दयी बन चुका था। 2 मार्च 1955 एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर मौत का सौदागर बनने वाला है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है जोसेफ राय मैथेनी। वही जोसेफ बड़ा होकर बलात्कारी बन जाता है, हत्यारा भी, और शायद उससे कहीं ज्यादा भी। बाल्टीमोर मैरीलैंड यही था उसका ठिकाना। उसने दावा किया था कि उसने 13 लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से सिर्फ 2 ही मामलों में उसे सजा मिल सकी। पर क्या वो 13 लोगों को मारने वाली बात झूठी थी? क्या उसने सिर्फ 2 ही लोगों की जान ली थी या फिर उससे कहीं ज्यादा? जोसेफ के वकीलों ने बताया कि उसका बचपन इतना आसान नहीं था। उसके पिता शराबी थे और वह दिन भर शराब की लत में डूबे रहते थे। जोसेफ का जीवन इसलिए भी मुश्किल हो गया था क्योंकि जब वह 6 साल का था तो उसने एक सड़क एक्सीडेंट में अपने पिता को खो दिया था, जिसका गहरा सदमा उसके साथ साथ उसकी माँ को भी लगा था। पिता को खो देने के बाद सारा जिम्मा उसकी माँ के कंधों पर आ गया था। उसकी माँ दिन रात काम करती थी और उन्हें 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता था। एक तरफ काम का बोझ और दूसरी तरफ एक साथ 7 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। उसके लिए इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। इसी कारण से उसकी माँ सभी बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। बड़े होने के बाद जोसेफ ने दावा किया था कि उसके माता पिता उसे दूसरों के घर में छोड़ दिया करते थे, जैसे कि वो कोई बोझ हो। लेकिन उसकी माँ ने जोसेफ की इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था, हम गरीब जरूर थे लेकिन हमने किसी भी बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका यह भी कहना था कि जोसेफ बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज और शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन अच्छे परवरिश न होने को लेकर उसके मन में जो दरार पड़ रही थी वही उसे अंदर से खोखला करता जा रहा था, जिसकी वजह से वह दिन भर तनाव में रहता था। साल 1973 में जोसेफ सेना में शामिल हुआ। उसकी माँ ने बताया कि उसने जर्मनी में सेवा दी, लेकिन जोसेफ की जुबान कुछ और ही कहती थी। वो दावा करता था कि वह सेना में भर्ती होने के बाद वियतनाम गया था और वहीं से उसे हेरोइन की लत लग गई। पर असलियत तो कुछ और ही था, क्योंकि उस वक्त तक वियतनाम युद्ध में अमेरिका की भागीदारी खत्म हो चुकी थी। जोसेफ जब सेना में भर्ती हुआ उसके बाद से ही उसने अपनी माँ से मिलना जुलना बंद कर दिया था, जैसे कि वह अपने अतीत को खुद से अलग कर देना चाहता हो। 90 के दशक में लोग उसे मजाक में टिनी कहते थे और यही नाम उसके मन में खटकता रहता था, क्योंकि वह हाइट में लंबा और उसकी कद काठी भी अच्छी थी। लोगों की कड़वाहट भरी बातें जोसेफ को हजम नहीं होती थी, जिसके कारण उसके अंदर की चिंगारी आग में बदल चुका था। उसके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो ज्यादातर टाइम अकेले रहने लगा था। शराब की धुत में इधर उधर पड़ा रहता या फिर बेघर लोगों के सिरों में आवारा पागल बनकर घूमता रहता। बावजूद इसके वो फोर्ट लिफ्ट ऑपरेटर की एक स्टेबल जॉब करता था। लोग उसे समझदार सीधे साधे इंसान के रूप में जानते थे, पर जो उसका असल चेहरा था वो तो उस नकाब के पीछे छिपा था जो कि किसी को दिखता नहीं था। यहीं से उसकी हैवानियत की शुरुआत हुई। कैथी एन मैकजिनर जोसेफ का पहला शिकार बना। उसने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को एक फैक्ट्री के पास दफना दिया। जोसेफ 6 महीने बाद उसी जगह पर फिर से लौटा। उसने कंकाल निकाला, खोपड़ी अलग की और उस खोपड़ी को एक बॉक्स में रख दिया और बाकी हड्डियों को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब थी अगले शिकार की बारी। 1995 में उसने रैंडल ब्रेवर और रैंडी पिकर 2 बेघर लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जोसेफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ठोस सबूत न मिलने के कारण इस मर्डर का दोषी अन्य बेघर व्यक्ति लैरी एमोस को ठहराया गया। पर बाद में जोसेफ ने खुद कबूला कि वो दोनों हत्याएं उसने की थी। नवंबर 1996 किम्बल लिन स्पाइसर उसका अगला शिकार बनी। उसने उसे चाकू से मार डाला और उसकी शव को अपने पास छिपा कर रख लिया। फिर 8 दिसंबर को जोसेफ ने रीटा कैम्पर को अगवा कर लिया। उसे ट्रेलर में घसीटा
मारने की कोशिश की और उसके साथ बलात्कार करना चाहा, लेकिन कैंपर ने किसी तरह ट्रेलर की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली और वह पुलिस तक पहुंच गई। ये वही पल था जब जोसेफ के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद जोसेफ ने एक दोस्त से मदद मांगी ताकि वह स्पाइसर के शव को दफना सके, जिसे वह पहले ही 1 महीने से छिपा कर रखे हुए था। दोस्त ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही साथ उसके खिलाफ कई सबूत पुलिस को दे दिए। उसने साथ ही यह भी बताया कि जोसेफ ने एक लाश को छिपा कर रखा था और उसे दफनाने के लिए उससे मदद मांग रहा था। और फाइनली 15 दिसंबर 1996 को जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री साइट से मैगजीनर के अवशेष को बरामद किए। पुलिस ने यह भी बताया कि जोसेफ ज्यादातर यंग लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाता था। जोसेफ ने टोनी लिन इंगार्सिया की हत्या का भी कबूलनामा किया, लेकिन सबूत न मिलने के कारण मामला हटा दिया गया। और फिर उसने एक दावा और किया। जोसेफ का यह दावा था कि उसने 3 और महिलाओं की हत्या की है और शवों को पेटास्को नदी में फेंक दिया है, पर इनमें से किसी का भी सबूत नहीं मिला। बाल्टीमोर सन अखबार ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं था कि उसके दावे कितने सच्चे थे, लेकिन वह खुद कहता था कि उसने 13 लोगों को जान से मारा था। 1997 में कैंपर के मामले में उस पर मुकदमा चला और अपहरण, यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के लिए उसे 50 साल की सजा सुनाई गई। फिर वह हत्या के प्रयास से बरी हो गया, क्योंकि सन 1998 में स्पाइसर की हत्या के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान जज से उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ये सब हत्याएं मजे और रोमांच के लिए किए थे और कोई असली वजह जोसेफ ने नहीं बताई। अगस्त 1998 में उसे मैगजीनर की हत्या का दोषी पाया गया, लेकिन इस मामले में उसे आजीवन कारावास का सजा मिला। 2001 में स्पाइसर की हत्या में दी गई मौत की सजा को भी खत्म कर दिया गया और उसे बिना पेरोल के आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अदालत ने माना कि जोसेफ की मंशा हत्या करना था, न कि डकैती। 5 अगस्त 2017 जोसेफ को उसकी जेल सेल में मृत पाया गया। कोई हलचल नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक सन्नाटा। 62 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक डर, एक खौफ और एक ऐसा सच जो शायद ही कभी पूरी तरह से सामने आ पाए।